हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं के अध्याय 14 सांख्यिकी के 8वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले लेक्चर में हम लोग बहुलक और माध्यक से संबंधित 14.2 के सारे प्रश्नों का क्या कर चुके हैं, हल ज्ञात है कर चुके हैं। 14.3 जो हमारा है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी बड़े क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट लगभग 14.3 से ही क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो इसलिए बेटा एकदम ध्यान से केंद्रित करके आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिएगा। और बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जिसके आधार पे आप क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कर पाएंगे। अब माध्यक की जब बारी आती है तो हम लोग पहले ही इसके शुरू में ही, अगर आपको ध्यान हो, इसके पूर्व जो लेक्चर हम लोग किए, जैसे इसका सबसे पहले परिचय जब हमने लिया था, वहीं तो मैंने आपको माध्यक के बारे में खूब ठीक से बताया था और कहा था कि माध्यक क्या होता है। तो माध्यक किसी दिए गए आंकड़े का सबसे बीच का जो हमारी सूचना होती है या इंफॉर्मेशन होती है, वही उस आंकड़े का क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। तो उस पर वहां विचार हुआ था कि अगर कोई आंकड़े लिए जाए तो वहां पे आंकड़े हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो आंकड़ों की काउंटिंग के आधार पर अगर हम बात करें तो कहते हैं कि आंकड़ों के काउंटिंग के आधार पे जो आंकड़े हमारे होंगे वो हो सकता है कि या तो सम हो या तो क्या हो, विषम, ऐसा हो सकता है। और यह जो सम और विषम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यह सब यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए। लेकिन साथ में यह भी मैंने बताया था कि क्लास 10th में केवल यथा प्राप्त के बारे में जानकारी नहीं ज्ञात करनी, एक्चुअल में जो मेन जानकारी हमें ज्ञात करनी है वह तो वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? वर्गीकृत आंकड़ों से। तो कैसे बात करेंगे हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए? चलिए वर्गीकृत आंकड़ों को समझने से पहले थोड़ा सा एक बार यथा प्राप्त आंकड़ों के बारे में हम क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। कई बार आपका एमसीक्यू में भी अच्छा 1 नंबर का क्वेश्चन में यथा प्राप्त आंकड़ों का क्या करता है, माध्यक ज्ञात करने के लिए दे देता है। तो बात करते हैं, यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, दोनों एग्जाम्पलों का हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। जैसे पहला पहला एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या करो कि माध्यक जब भी ज्ञात करना होगा, यथा प्राप्त आंकड़ों का जब भी माध्यक आपको ज्ञात करना हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना। सबसे पहला काम किस क्रम में भाई? आरोही क्रम। क्या होता है आरोही क्रम? तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, सबसे छोटा। तो सब में ढूंढे कि सबसे छोटा इसमें क्या है, यहाँ पे एक 2 आ रहा है और भी इससे कोई छोटा है नहीं, तो सबसे पहले लिया जाएगा हमारा 2। उसके बाद से क्या 2 के बाद से कोई और 2 है? 2 नहीं है। 2 के बाद 3 है क्या? 3 नहीं है। तो 2 के बाद से यहाँ पे क्या है, सीधे 5 है। कितनी बार है भाई? एक बार। तो आप 5 लिख लीजिए, 2 के बाद से 5 आ गया। 5 के बाद से हमारा 6 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? कहीं 6 नहीं है। क्या है? 7 है। तो यहाँ पे क्या गया? 7। 7 के बाद से हमारा 5 आ गया, 7 आ गया। 7 के बाद से क्या आएगा भाई? 7 2 बार है, तो 7 को 2 बार आप लिख लीजिए। उसके बाद से आप आइए, 7 से बड़ा है हमारा 8, तो यहाँ पे आ गया 8। 8 कितने बार है? 2 बार। तो 8 को भी 2 बार लिख लिया जाए। उसके बाद से बेटा क्या है, 8 के बाद से हमारा यहाँ पे आता है 10, और 10 की भी संख्या कितनी बार है? 2 बार। तो 2 बार लिखा जाए। उसके बाद 10 के बाद से 11 12 में देखो कोई है क्या? 10 के बाद से यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ 14 आ रहा है, और तो यहाँ आ रहा है 14। तो अगला आ गया हमारा 14। 14 के बाद से क्या आएगा हमारा अगला? वो आएगा 15। तो यहाँ आ गया 15। 15 15 15 के बाद से अब देखिए 15 नहीं आ गए, और 15 के बाद से क्या 16 है क्या? तो कहीं 16 नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या है 17। तो 17 लिख लिया जाए। 17 आ गया यहाँ पे। अब 17 के बाद 17 17 17 के बाद से क्या 18 है क्या यहाँ पे? तो 17 के बाद से हमारा देखिए 18, ये रहा 18। तो एक बार 18 आ गया। 18 के बाद से अब इधर देखो, इधर खत्म हो गए, 27 बचा यहाँ पे, और तो अब 28 बच रहा है, 24 बच रहा है और 27। तो एक आएगा 24, ये 24 आ गया। उसके बाद से क्या आएगा? 27। तो 27 आ गया, और लास्ट में एक क्या बच गया? तो एक बच गया हमारा 48। यहाँ आ गया 48। अब देखें कि यह पूरे आंकड़े कितने हैं, तो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है? 15। तो 15 का आधा कितना होता है? 15 का आधा 7.5 होता है। तो आप 7 आगे से कवर कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, ये आगे 7 हो गए। 7 पीछे से कवर कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7।
फिर बीच में क्या बचा बेटा आपका, तो आपका बच गया 10। इसका मतलब है कि इस दिए गए आंकड़े का जो माध्यक होगा, इसका जो माध्यक होगा वो माध्यक कितने के बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा। तो क्या हुआ भाई, माध्यक अगर गौर से देखें तो दिए गए आंकड़े का सबसे मध्य का या बीच का जो इंफॉर्मेशन होता है वही आंकड़े क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। उसी प्रकार से अब अगर हम इसके बारे में थोड़ा विचार करें तो दूसरा एग्जाम्पल देखें। तो दूसरा एग्जाम्पल में काम वही करना होगा, सर्वप्रथम क्या करोगे, आरोही क्रम में लिखोगे। तो पहले तो आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, सबसे छोटा इसमें देखिए क्या है, तो सबसे छोटा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें वह है 145। उससे भी पहले सॉरी उससे पहले क्या 144 है, तो आप 144 को पहले लिखो। 144 क्या और कहीं है 144 नहीं है। उसके बाद से क्या रहा 145, तो 145 145 आ गया। अब 145 के बाद क्या आ रहा है आगे, तो वह आ गया आपका 147, तो आ गया आपका 147। उसके बाद क्या रहा है 148, तो उसके बाद आ गया 148, ठीक है। उसके बाद 149, तो हमारा आ गया 149। उसके बाद 150, तो अगला आ गया हमारा 150। उसके बाद से बच रहा है 152, तो अगला आ गया 152। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा भाई, 152 के बाद से 155 और 160, तो 155 और लास्ट में 160। अब इससे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितनी बार है 9 बार। तो 9 का आधा कितना होता है, तो 9 का आधा जो हमारा होगा वो 4.5 होगा आपका। तो 4.5 का मतलब 4 इधर से, 4 इधर से कवर कर लिया, 4 पीछे से, 1 2 3 4, बीच में कितना बचा 149। तो यहाँ पे बड़े प्यार से आप कहेंगे कि इस दिए गए आंकड़े का जो माध्यक होगा वह कितना निकल के आएगा, 149 निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि दो ऐसे एग्जाम्पल थे जिन एग्जाम्पलों के आधार पे हम दिए गए आंकड़ों का क्या किए, माध्यक ज्ञात किए। और माध्यक कहाँ बताया, तो क्या भैया सबसे बीच वाला जो मान होगा वही हमारा क्या होगा, माध्यक निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको जब काउंट किया था तो ये भी 15 आया था, इससे काउंट किया था तो ये क्या आया था, 9 आया था। तो इससे तो यही समझ में आता है कि 15 एक कैसी संख्या है, तो 15 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। उसी प्रकार से 9 भी कैसी संख्या है भाई, तो 9 भी विषम संख्या है, हमारी 9 भी कैसी संख्या है, विषम संख्या। अब तो यह भी विषम यह भी विषम, तो एक्चुअल में ये तो छोटे आंकड़े थे तो बड़े आराम से बेटा आरोही क्रम में करके हमने ये काम कर दिया। लेकिन अगर आंकड़े बड़े हो जाए तब, तो उन परिस्थितियों में क्या करेंगे, तो देखिए विषम आंकड़ों का बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, माध्यक ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये फॉर्मूला है माध्यक बराबर n+1/2वां पद, n+1/2वां पद, जहां n आंकड़ों की संख्या है या सूचनाओं की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब इसी फार्मूला में रखो तो देखो आपका 15 n का मान कितना होगा, 15 क्योंकि आंकड़ों की संख्या कितनी है 15, तो ये हो गया 15 + 1/2। अब 15 वहां पर, अब 15 + 1 का मान कितना होता है 16/2वां पद, और 16/2 का मतलब कितना हो गया 8वां पद। अब आपको कुछ नहीं करना होता है, शुरू से 8 पद गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो 8वें पद का मान आएगा वही दिए गए आंकड़े का क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सम संख्याओं का माध्यक ज्ञात कर पाते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिसमें मान लीजिए कि आंकड़ों की संख्या कितनी बार आ गई, 100 बार आ गई, तब क्या होगा भाई। वैसे तो मैंने बेसिक में खूब ठीक से आपको बता दिया है, यहाँ पे हल्का फुल्का क्या कर रहे हैं हम, एक रिव्यू कर रहे हैं इसका, तो थोड़ा समझते हैं कैसे करेंगे। हमने मान लो कि एक आंकड़ा लिया 2 5 8 3 1 4, बस इतना ही लिया, इतना ही छोटा सा आंकड़ा लिया। और इसका हमें क्या करना है भाई, इसका इस आंकड़े का हमें माध्यक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो सबसे पहला काम क्या मैंने कहा, आरोही क्रम में लिखिए। तो सब प्रथम आप क्या करोगे भाई, आरोही क्रम में लिखोगे। आरोही क्रम में कैसे लिखे जाएंगे, तो सबसे छोटा आ गया 1, फिर क्या आएगा आपका 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5,
और उसके बाद से क्या आ जाएगा 1। अब आप देखें कि कुल आंकड़े कितने हैं, तो 2 2 4 2 6, तो कुल आंकड़े तो हमारे आ गए 6। अब 6 आंकड़े जो होते हैं वो क्या है, सम संख्या है। वो क्या है भाई, सम संख्या है। अब अगर देखो, मान लो कि 2 इधर से कवर कर दिया, 2 इधर से कवर कर दिया, बीच में कितनी संख्या बच गई, तो क्या 3 आपका माध्यक है कि 4 माध्यक है, इससे बड़ा गड़बड़ है यार। यहाँ तो एकदम बीचों बीच में आ रहा था, लेकिन यहाँ तो बीचों बीच में आ नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जब आपके आंकड़ों की संख्या सम आती है, तो सम संख्या वाले आंकड़ों का हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो यह माध्यक बराबर होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यह होता है आपका तो n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटा 2, ये होता है। अब यहाँ पे n का मान कितना है 6, तो रख लो 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद बटा 2। 6/2 मतलब कितना होता है, तीसरा पद, या तीसरा पद हो गया, प्लस या 3 प्लस 1 होता है चौथा पद बटा 2। कुछ नहीं करना है, तीसरा पद का मान गिन लो, 1 2 3, तीसरा पद का मान कितना है 3, तो ये आ गया 3, प्लस चौथा पद का मान कितना है 4, तो ये आ गया 4/2। 4 3 कितना मिलकर हो गया 7, तो 7/2, और 7/2 को अगर 2 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3.5 के बराबर। अर्थात इस दिए गए आंकड़े का जो माध्यक निकल के आया वो कितने के बराबर, 3.5 के बराबर आया। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जो है, ये तो बेटा है आपका एक सामान्य रूप से यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए, लेकिन एक्चुअल में हमें यथा प्राप्त पढ़ना ही नहीं है जी। यथा प्राप्त तो बहुत होगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यथा प्राप्त आने की संभावना बनती है। हमें जो पढ़ना है वो बरकित आंकड़ों का पढ़ना है। तो अब समझेंगे कि बरकित आंकड़ों का माध्यक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझ लीजिए, नोट करिए, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बरकित आंकड़ों के। तो यथा प्राप्त आंकड़े के समझने के बाद अब हम बात करते हैं कि अगर आंकड़े हमारे वर्गीकृत रूप से हैं, जो कि एक्चुअल में क्लास 10 में हमें पढ़ना है, उन आंकड़ों का हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। ये बहुत शानदार है, बहुत कंसेप्चुअल है, अब बहुत ध्यान से इसको देखिएगा बेटा। यहीं से आपको माध्यक निकालने का तरीका क्या होगा समझ में आएगा। देखिए होता क्या है, एक्चुअल में जब कभी भी हम वर्गीकृत आंकड़ों का, मान लो ये एक वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं जिसमें प्राप्तांक है और साथ में विद्यार्थियों की क्या है संख्या। प्राप्तांक में कह रहा है कि 0 से 10 नंबर पाने वाले 5 विद्यार्थी, 10 से 20 नंबर पाने वाले 3 विद्यार्थी, इसी प्रकार से सारा यहाँ दिया गया। अब होता क्या है, जब हम किसी वर्गीकृत आंकड़े का माध्य ज्ञात करने जाते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी पड़ती है वो होता है संचयी बारंबारता। किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, संचयी बारंबारता की। तो क्या होती है संचयी बारंबारता, थोड़ा समझते हैं। तो एक्चुअल में तो संचयी बारंबारता के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो मैं इन्हीं आंकड़ों पे आपको समझाता हूं कि संचयी बारंबारता निकाला कैसे जाता है। उसके पहले एक बात जान लो आप कि संचयी बारंबारता हमारे पास निकालने के मुख्य रूप से 2 विधियां होती हैं। तो हम दोनों के बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे, इसके बारे में बात कर रहे हैं भाई। तो माध्य ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें संचयी बारंबारता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता जो हमारी होती है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा भाई, तो एक होता है से कम और एक होता है से अधिक या ज्यादा, 2 प्रकार। ठीक है ना, तो एक होता है से कम और एक होता है से अधिक। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ने चल रहा है कम से कम प्रकार की संचयी बारंबारता। अब इसे कैसे लिखा जाएगा ये थोड़ा यहाँ समझिएगा। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल यही है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा प्राप्तांक है, तो यहाँ पे हमने मान लो नोट कर लिया प्राप्तांक। अब जो हमारा प्राप्तांक है उस प्राप्तांक को कैसे लिखा जाएगा, तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो प्राप्तांक है उसे सीधी भाषा में लिख दे रहा हूँ। कैसे है भाई, तो ये है 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। ठीक है, ये हमारा प्राप्तांक हो गया। अब इस प्राप्तांक को हम समचयी बारंबारता के अनुसार कैसे लिखेंगे, ये बात आपको यहाँ समझना है। तो यह प्राप्तांक ही एक्चुअल में लिखा जाता है, वो तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर कर दिया, तो यह भी हमारा प्राप्तांक ही होगा। अब प्राप्तांक को हम कैसे समझेंगे, ध्यान समझना। यहाँ कहा गया से कम, तो जो ऊपरी सीमा है उससे कम, तो यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 10, तो यह लिखेंगे 10 से कम। इसे इसके ऊपर क्या है 20 ना, तो इसे लिखेंगे 20 से कम। इसे लिखेंगे 30 से कम। इसको लिखोगे 40 से कम। लिखने का पहले तरीका समझ लेना। उसके बाद हम इसे लिखेंगे 50 से कम, 50 से कम। उसके बाद इसे लिखेंगे 60 से कम। इसे लिखेंगे 70 से कम। इसे लिखेंगे 80 से कम। इसे लिखेंगे 90 से कम। और लास्ट में हम लिखेंगे 100 से कम। ठीक, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो प्राप्त करना है वह संचयी बारंबारता प्राप्त करना है। और संचयी बारंबारता प्राप्त करने के लिए हम प्राप्तांक को से कम के माध्यम से या से कम प्रकार से क्या कर रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हमने इसे लिख दिया। अब इसकी जो विद्यार्थियों की संख्या थी ये आप यहाँ लिखिए। तो अगला हमारा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अब विद्यार्थियों की संख्या क्या कहलाती है, बारंबारता कहलाती है, आप अच्छे जानते हैं, यह बारंबारता है हमारी। तो कितना होगी भाई, ध्यान से देखो, जो है वही लिख दो। 5 3, यह है 5, यह है 3, यह है 4, यह है 3 3, फिर क्या है 4 7 9 7 8। बच्चे कहते हैं कि सर क्या तब अंतर है, ठीक तो है, बिल्कुल वैसा ही है। अब आपको अंतर यह समझ में आएगा अंतर क्या है। अंतर तब आता है जब हम बारंबारता का अगला प्रकार लिखते हैं, और वो हम लिखते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक है। और संचयी बारंबारता को हम लिखते हैं सीएफ से। किससे लिखते हैं बेटा, सीएफ, सीएफ के द्वारा लिखा जाता है। अब कैसे लिखोगे संचयी बारंबारता को, ये ध्यान से देखो। इस प्राप्तांक के आधार पे हम संचयी बारंबारता को लिखेंगे। और यहाँ क्या है कि 10 से कम, तो 10 से कम प्राप्तांक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 10 से कम प्राप्तांक पाने वाले 5 विद्यार्थी हैं, इसलिए हमारी संचयी बारंबारता यहाँ कितनी निकल के आएगी, 5। इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन 20 से कम कितने भाई, तो 20 से कम, तो भाई 20 से कम 0 तक चला जाएगा, बाउंड्री नहीं दे रहा ना, कहता है कि 20 से 10 तक कहता है, तब तो भाई 20 से 10 तक 3 होते हैं। लेकिन जब बाउंड्री नहीं दे रहा है तब क्या होगा, तब तो ये 20 से कम कर होगा, 20 से लेकर 0 तक, मतलब सारे बारंबारता 0 से 10 वाले भी आएंगे और 10 से क्या आएंगे 20 वाले भी आएंगे। तो 5 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 8, तो यह कितना हो गया 8 के। आई बात समझ में, तो संचयी बारंबारता कितना गया 8। अब देखो 30 से कम, तो 30 से कम कहां तक, 0 तक, तो मतलब इन तीनों को जोड़ दो, तो 4 3 7 और 7 5 कितना हो गया 12, तो यहाँ पे कितना आ गया 12। ठीक है, अब आगे कैसे लिखें, क्या सबको ऐसे ही जोड़ते रहे, नहीं, बहुत आसान है। देखो 5 में 3 को जोड़ा 8 आ गया, 8 में 4 को जोड़ा 12 आ गया, तो 12 में 23 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 15, 15 में 3 को जोड़ोगे बेटा कितना आ जाएगा 18, 18 में 4 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 22, 22 में 7 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 29, 29 में 9 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 38, 38 में 7 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका, तो 38 और 7 आ जाएगा आपका 45, और 45 में 8 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 53 के बराबर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। अब एक काम करते हैं, विद्यार्थियों को कुल संख्या यहाँ नोट करते हैं कितना है भाई, तो 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22,
22 7 29 29 9 38 38 7 45 45 8 कितना हो गया 53। ठीक। अब देखो यहाँ से क्या समझने वाली बात है, हमेशा याद रखना बेटा, जब तुम से कम के लिए संचयी बराबरता निकालोगे तो सबसे पहला संचयी बराबरता वही आएगा जो बराबरता होगी, पहली बात है। और सबसे अंतिम संचयी बराबरता वह आती है जो बराबरताओं का योग होता है, कुल योग होता है, यही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो गलत हो रहा है। याद रखना हमेशा, पहला तो वही होगा जो हमारी बराबरता होगी, और संचयी बराबरता का सबसे लास्ट वाला जो मान आता है वह बराबरताओं के कुल योग के क्या होता है, बराबर। इसका मतलब यहाँ 53 है तो यहाँ भी 53 आएगा, यहाँ 60 होगा तो यहाँ भी 60 आएगा, यहाँ 70 होगा तो यहाँ भी क्या आएगा, 70 आएगा। अरे कहानी समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, संचयी बराबरता निकालते हैं। किस प्रकार के लिए भाई, तो से कम प्रकार के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो फटाक से इसे नोट करिए और उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ से अधिक प्रकार के संचयी बराबरता हम कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब से कम प्रकार की संचयी बराबरता समझने के बाद से अब हम समझते हैं से अधिक प्रकार की संचयी बराबरता कैसे ज्ञात किया जाता है। सेम वही चीज, प्राप्तांक वही है हमारा। अब इस प्राप्तांक को हम लिखने जा रहे हैं। तो जैसे से कम में ऊपर से नीचे गए थे, अब की बार क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो हम लिखेंगे 0 से अधिक या उसके बराबर, 0 से अधिक या उसके बराबर। और यही बात अब सब में लिखी जाएगी। यहाँ क्या लिखी जाएगी, 10 से अधिक या उसके बराबर। यहाँ लिखी जाएगी 20 से अधिक या उसके बराबर। यहाँ लिखी जाएगी 30 से अधिक या उसके बराबर। यहाँ लिखा जाएगा 40 से अधिक या उसके बराबर। यहाँ लिखा जाएगा 50 से अधिक या उसके बराबर। यहाँ लिखा जाएगा 60 से अधिक या उसके बराबर। यहाँ लिखा जाएगा 70 से अधिक या उसके बराबर। यहाँ लिखा जाएगा 80 से अधिक या उसके बराबर। और यहाँ लिखा जाएगा 90 से अधिक या उसके बराबर। तो इस तरीके से बातें लिखी जाएगी। अब देखो 0 से अधिक, तो 0 से अधिक कहां तक भाई, तो 0 से अधिक 100 तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब संचयी बराबरता क्या होगा, तो संचयी बराबरता में 0 से 100 तक, तो आपके सब के सब आ जाएंगे। तो सारों का योग कितना है, 53 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 53। ठीक। अब दूसरी बात, अब कह रहा है 10 से अधिक, तो 10 से अधिक में तो ऊपर वाले छूट जाएंगे भाई, ये वाला तो छूट जाएगा, मतलब इसमें 5 नहीं लिया जाएगा, तब यहाँ से 3 से नीचे तक आएगा। अरे बात समझ में। तो 53 में से आप 5 को क्या कर, जो नहीं लिया उसको घटा दो, तो 53 में से 5 को घटाओगे बेटा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे देखो 48 आएगा। 48 5 53 होता है। चलो तो अब बात करते हैं हम 20 से 30 के लिए, मतलब 20 से अधिक के लिए। तो 20 से अधिक में तो 5 और 3 ये गायब हो जाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों गायब हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों गायब हुए तो 53 में से 8 घटाओ, तो 53 में से 8 घटाओगे तो अब की बार कितना आ जाएगा, तो 53 में से 8 घटाने का अर्थ हो गया कि ये आपका आ जाएगा 45, ठीक ना, 45 आ जाएगा। अब देखो, अब इसका करने का सबसे बेस्ट तरीका, जैसे 30 से 40 आपकी बारी आ रही है, 30 से 40 में यह 4 भी नहीं आएगा, तो कुछ नहीं करो, जो नहीं आएगा 45 में से उतना घटा, तो 45 में से 4 घटा कितना आ जाएगा बेटा, 41। वैसे ही हम अगर आगे बढ़े तो हमारा 30 से 40 हो गया, अब 40 से 50 में 40 से अधिक के बारे में बात करें, तो 40 से अधिक में अब इसके नीचे आएंगे, तो 41 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो 41 में से 3 अगर तुम्हारा गया तो यहाँ बच गया 38, ठीक। वैसे ही 50 से अधिक के लिए बात करेंगे, तो 38 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 35। वैसे ही 60 से अधिक के लिए बात करेंगे, तो 35 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 31। वैसे ही 70 से अधिक के लिए बात करेंगे, तो 31 में से 7 गया कितना बचेगा, तो यह बचेगा आपका 24। वैसे ही 80 से अधिक के लिए बात करेंगे, तो 24 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो यह बच जाएगा आपका 15। फिर हम 90 से 100 तक की बात करेंगे, तो 15 में से 7 जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कितना बेटा, 8 के बराबर। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, संचयी बराबरता ज्ञात करते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं। अगर देखो 0 से अधिक लोगे तो 0 से लेकर 100 तक के सारे आपकी बराबरताएं आ जाएंगी, तो सारे बराबरताओं का योग जो होगा वो क्या होगा, संचयी बराबरता होगा।
अब संचयी बारंबारता में जब हम 10 से 20 मतलब 10 से अधिक लेंगे तो जीरो से जो यहाँ पे 0 से 10 वाली जो बारंबारता है वो तो इसमें नहीं आएगी, उसके नीचे वाले सारे आएंगे। तो या तो सबको जोड़ लो और नहीं तो 53 में से 5 को क्या कर दो, घटा दो। बहुत सीधी सी बात है। 53 में से 5 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 48। अब जब हम 20 से अधिक लेंगे तो 20 से अधिक में 4 से नीचे लेंगे, 4 के ऊपर तो लेंगे ही नहीं। तो उसको निकालने के लिए या तो 53 में से 8 घटाओ और नहीं तो 48 में से कितना घटा दो, 3 घटा दो और तुम्हारा काम को आराम से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और इसी प्रकार से निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, संचयी बारंबारता निकल के आ जाएगी। अरे कहानी समझ में। अब देखिए यहाँ भी एक कमाल की बात है, जो इसकी कुल बारंबारता होती है वह से अधिक में संचयी बारंबारता की सबसे पहली बारंबारता होती है, ध्यान रखना, ये नहीं भूलना चाहिए। तो यह हमारा क्या होगा, जो हमारी कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी वो संचयी बारंबारता की पहली बारंबारता होगी। अरे बात समझ में। तो इस तरीके से इसकी जांच भी करते हैं कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो यह गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब दो प्रकार के बारंबारता हमने पढ़ा यहाँ पे, एक पढ़ा से कम, एक पढ़ा से अधिक। अभी जो हम प्रश्नावली 14.3 जो पढ़ने वाले हैं, इसमें जो प्रयोग है वह केवल प्रयोग है आपका से कम का। लेकिन आगे जब आप बढ़ोगे और आगे आप चलोगे 14.4 में, तो वहां पे एक शब्द आएगा तोरण। क्या शब्द आएगा भाई, तोरण। तो तोरण ज्ञात करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो से कम और एक पढ़ेंगे से अधिक, और दोनों का प्रयोग करके हम किसका मान निकालते हैं, तो तोरण का मान ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए गए वर्गीकृत आंकड़े का संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात किया जाए वो हमने यहाँ पर देखा, से कम और से अधिक प्रकार से। अब एक्चुअल में हम किसी दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए यहाँ माध्यक का एक फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, वो फार्मूला का प्रयोग करेंगे और खूब आराम से क्या करेंगे, माध्यक हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए समझ लीजिए, नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं माध्यक के फार्मूले की तरफ। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, उस फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं जिसके सहारे हम क्या करेंगे, किसी दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करेंगे। फार्मूला क्या भाई, तो माध्यक बराबर होता है L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच के बराबर। क्या फार्मूला, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। फार्मूला को खूब ठीक से तैयार कर लीजिएगा। जहां पे L क्या है, पहला पर L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। मतलब जैसे बहुलक में हम लोग बहुलक वर्ग निकाल रहे थे, इसी प्रकार से इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा, माध्यक वर्ग की जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो माध्यक वर्ग निकल के आएगा उसकी जो निचली सीमा होगी वो हमारा एल कहलाएगा। एन क्या भाई, तो बारंबारताओं का योग, जो बारंबारता समान रूप से दिया गया होगा आंकड़ों का, उसका ये क्या है, एक योग है। सीएफ क्या है, तो कह रहा है माध्यक वर्ग से ठीक पहले, माध्यक वर्ग से जो ठीक पहले वर्ग आया होगा उस वर्ग की संचयी बारंबारता। मतलब पहले हमें वर्गीकृत आंकड़े दिए गए होंगे, उस आंकड़े का आंकड़ों में दो चीज दिया गया होगा, एक वर्ग समूह दिया गया होगा, एक बारंबारता दिया होगा। उसके बाद से हमें क्या करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। और जब संचयी बारंबारता निकाल पाएंगे तब हम लिखेंगे कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ क्या है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। ध्यान रखना, जो हमारा माध्यक वर्ग निकाला होगा पहले उसकी बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं, केवल बारंबारता, उसकी जो बारंबारता होगी वो क्या होगी, एफ होगी। और एच क्या भाई, वर्ग माप, मतलब जो हमारा माध्यक वर्ग है उसका अंतराल है। ठीक है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि वर्ग अंतराल कैसा होगा, एक समान होगा। उसी आधार पे हम इन प्रश्नों का क्या करते हैं, हल ज्ञात कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से यह आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया बेटा तो इस फार्मूले को आप नोट करिए, और यह फार्मूला और अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्या करेंगे, इसका उदाहरण करेंगे। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से इसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले आप इसे क्या करें, फटाफट नोट कर लें और फिर बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। तो चलिए अब हम उदाहरण समझते हैं, और उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयां का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े हमें क्या हुए, प्राप्त हुए। देखिए 140 सेंटीमीटर से कम जो लड़कियां थी उनकी संख्या 4, 145 सेंटीमीटर से कम लड़कियों की संख्या 11, 150 से कम लड़कियां 29, 155 सेंटीमीटर से कम लड़कियां जो है वो 40 है, 160 सेंटीमीटर से कम लड़कियों की संख्या 46 और 165 सेंटीमीटर से कम लड़कियों की संख्या कितनी है बेटा, 51 है। चलिए अब यहाँ थोड़ा ध्यान देते हैं और इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, ये थोड़ा समझते हैं।
यहाँ पहली बात तो देख लो, इससे कम आया ये लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या बारंबारता है क्या? नहीं, बारंबारता नहीं है। बारंबारता होता तो कुल संख्या 51 के बराबर आता है, यहाँ तो सीधा सीधा नीचे 51 आ रहा है। इसका मतलब है क्या भाई? पक्का तो है कि संचय बारंबारता है बेटा, दूसरा कुछ तो है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं है, ये क्या है? संचय बारंबारता। ठीक है, अगर संचय बारंबारता है तो कैसे आएगा बेटा? देखिए बहुत आसान, चलिए इसको करते हैं कैसे। तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले वर्ग समूह लिखते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे वर्ग समूह। अब वर्ग समूह के बाद से हमारा आ जाएगा बारंबारता, जो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, जो यहाँ दिया नहीं है। और लास्ट में हमारा क्या है? संचय बारंबारता, मतलब लड़कियों की संख्या जो हमारी है, लड़कियों की संख्या वह हमारी संचयी बारंबारता है, CF है। क्लियर है? जो यहाँ दे रखा है। अब वर्ग समूह जो हमारा है 140 से कम है, तो पहला तो 140 से कम कितना कम है नहीं आइडिया जी, लेकिन अगला 145 का मतलब ऊपरी सीमा 145 और निचली सीमा कहाँ तक जाएगा? 140 से, ये हो गया 140। अरे बात समझ में? वैसे ही 150 से कम मतलब 145 से 150, वैसे ही 150 से लेकर 155, फिर 155 से लेकर 160 और लास्ट में 160 से लेकर 165 तक। अब इनकी संचयी बारंबारता दिया हुआ बेटा, देखिए 4, 11, 4, 11, 29, 40, 46 और 51। अब आप यहां ध्यान से समझो कि आपको मैंने बताया है कि से कम में संचयी बारंबारता की जो सबसे पहली मान आता है वो हमारा बारंबारता का ही मान होता है, तो यह तो आएगा 4, इसमें कोई डाउट नहीं, एकदम 100%। अब क्या किए थे बेटा? तो आपने 4 में अगला जोड़ा था तो आपको 11 आया, ठीक, तो 4 में कितना जोड़ेंगे कि 11 आएगा? तो जाहिर सी बात आएगा 7, तो यहाँ पे आ गया 7। क्लियर? अब देखो 11 में कितना जोड़ोगे कि 29 आएगा, तो कुछ नहीं करना भाई, 29 में से 11 घटा दो, 29 में से 11 घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 18। कितना आएगा? 18, तो यह हो गया 18। अब 29 में कितना जोड़ेगा? 40 आएगा भाई, तो 40 में से 29 घटा दो, तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1, 11। वैसे ही 46 में से 40 घटाओ कितना आएगा? 6, और 51 में से 46 घटाओ कितना आ जाएगा? 5। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जोड़ के देख लीजिए, बारंबारता ऐसे ही आएगी। पहला अगर 4 हुआ तो 7, 4, 11, 11 में 18 जोड़ोगे 29, 29 11 40, 40 में 6 जोड़ोगे 46, 46 में 5 जोड़ोगे क्या आएगा बेटा? 51 तो आएगा। तो लीजिए आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कुल मान जो निकल के आएगा बारंबारता का, वह कितना आएगा? तो बारंबारता अगर हम जोड़ें तो यह हमारा 51 के बराबर आएगा, याद रखना। अब जो तुमने यहाँ पे 51 लाए हो, एक्चुअल में ये कुछ और नहीं है, इसी को हम n कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? n कहते हैं। तो अब कहानी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, और अब हम समझने की कोशिश करेंगे जो माध्यक का हमारा फार्मूला है। तो माध्यक का फार्मूला जो हमारा है, यह है माध्यक बराबर, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, माध्यक बराबर, और माध्यक का मान क्या है? तो यह L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H के बराबर, इतना ही है अगर आपको ध्यान हो तो। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए? तो हमें सबसे पहले इसमें जो लेना है वह लेना है आपको बेटा माध्यक वर्ग। तो पहला हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं, मान हम बाद में रखेंगे, पहले याद ज्ञात करते हैं हम माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या है? ध्यान से देखो, माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है ये जान लो। तो जो n है, ठीक से देखना, जो n है, तो n का n/2 निकालो, तो 51/2 कितना आएगा भाई? 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 11, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, कितना आ गया निकल के? 25.5। n/2 का मान कितना गया? 25। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब आप ढूंढिए संचयी बारंबारता में कि 25.5 कहाँ आएगा। तो संचयी बारंबारता में आप जाओगे तो देखोगे 11 और 29 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा भाई? 11 और 29 के बीच में। तो अगर 11 और 29 के कहीं बीच में 25.5 आता है, तो 25.5 का जस्ट अगला थोड़ा सा अधिक हमारा क्या आएगा? 29 आएगा।
तो जो यह 29 आया निकल के, यह उस 29 का जो वर्ग समूह होगा, यही वर्ग समूह हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा, याद रखना। तो माध्यक वर्ग क्या है, तो माध्यक वर्ग n/2 के मान का संचयी बारंबारता में जस्ट अगला, तो जस्ट अगला कितना आ रहा है 29, तो 29 का जो वर्ग समूह होगा वही माध्यक वर्ग होगा। इसका मतलब हो गया माध्यक वर्ग 145 से लेकर 150। क्लियर, कोई दुविधा, समझ में आ रही बात? तो देखिए इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया भाई, माध्यक वर्ग निकाल लिया। अब बारी आती है हमारी एल की। एल क्या है, तो माध्यक वर्ग की निचली सीमा मतलब 145, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। उसके बाद से हम बात कर रहे हैं कि सीएफ क्या, सीएफ क्या है बेटा, तो सीएफ जो हमारा माध्यक वर्ग होता है, माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है उससे ठीक पहले, इससे ठीक पहले के जो बारंबारता होती है हमारी क्या रहती है, सीएफ। तो सीएफ हमारा आ गया यहाँ पे निकल के 11, कितना आ गया निकल के 11। बारी आती है सीएफ के बाद से भाई एफ की। अब एफ क्या है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो एफ क्या होता है, जो हमारा माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, यह है एफ, यह माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये कितनी आ गई बेटा हमारा 18 निकल के आ गई। लास्ट बारी आती है किसकी, एच की। एच के बारे में आप अच्छे जानते हैं, यह क्या है, माध्यक वर्ग का अंतराल। 150 में से 45 जाए कितना बच के आएगा, 5 बच के आ जाएगा में। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रत्येक पदों का मान ज्ञात है, तो बस अब कुछ करना ही नहीं है, अब बड़ा आसान है। अब सीधा सीधा यहाँ फार्मूला में रखो, तो आप लिखो यहाँ पे इसलिए, इसलिए माध्यक, और माध्यक का मान क्या आएगा सर, तो यह आएगा आपका L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। मान रख दो उठा के, मैं इधर रख रहा हूँ। L का मान क्या है बेटा, तो L है 145 प्लस n/2, n/2 तुमने निकाला है कितना है 25.4, मान ही रख लो 51/2 माइनस CF निकाला कितना 11 बटा F आपने निकाला कितना 18 और गुणे H का मान तुमने कितना निकाला है 5, कितना गया। अब सॉल्व करिए इसे, यह हो गया 145 प्लस 51/2 का मतलब हो गया 25.5 माइनस 11 बटा 18 गुणे 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 145 प्लस, अब यहाँ घटाओगे तो 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 1 गया, ये हो गया 14.5 गुणे 5 बटा 18, कितना आ गया। अब इसका गुणा कर लो, यह आ गया आपका 145 प्लस 5 का गुणा करो 50, 25 का 5 2, 5 का 20 2 22 और 5 का 5 5 2 कितना हो गया 7, 72.5 बटा 18। कहीं भाग दे दीजिए, जहां पे इच्छा करता है भाग दीजिए। तो 72.5 में हम 18 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा आप देख लीजिए, तो 4 बार में तो शायद चला जाएगा, 8 चौक 32 का 2 4 4 4 3 7 72, तो यही हो गया, यह हो गया 0। अब यहाँ पे लगेगा दशमलव, यहाँ 5 आएगा भागे नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक 0 लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 50। और अब देखो 3 बार अगर करें तो नहीं, 2 बार, 18 दूना 36, तो यह हमारा कुल मान निकल के आ रहा है 145 प्लस 4.02, और माध्यक जो हमारा निकल के आएगा बेटा वो हो जाएगा आपका 149.02 के बराबर, और यही दिए गए आंकड़े का क्या होगा, माध्यक। आई कहानी समझ में। तो ऐसे हम क्या कर पाएंगे, माध्यक ज्ञात कर पाएंगे। और यहाँ आगे चाहो तो लिख सकते हो, अर्थात माध्यक ऊंचाई, अर्थात लड़कियों की माध्यक ऊंचाई 149.02 सेंटीमीटर होगी, और यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आई कहानी समझ में। तो देखिए कितना आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके इसको देखिएगा, आपको एक एक बातें खूब ठीक से क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। कैसे क्या निकला एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो यह आंकड़ा दिया गया, यह आंकड़ा इस प्रकार का है कि यह संचयी बारंबारता के प्रकार के रूप में ही दे दिया है। अरे बात समझ में। तो हमें इसके लिए एक तो चाहिए बारंबारता, और दूसरा हमें चाहिए कि भाई वर्ग समूह चाहिए। तो हम इसके आधार पर वर्ग समूह बना लेंगे,
और इस संचयी बारंबारता के आधार पर हम क्या निकालेंगे, बारंबारता निकालेंगे। कहानी इतना समझ में आ गया। बारंबारता कैसे निकाला गया तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ नहीं करना है। पहला तो बारंबारता वही होता है जो संचयी बारंबारता होता है, फिर दूसरे में से पहले घटा दो दूसरी बारंबारता आ जाएगी, तीसरे में से दूसरे घटा दो आपका तीसरी बारंबारता आ जाएगी, चौथे में से तीसरी घटाओगे तो चौथा बारंबारता आ जाएगा, ऐसे करते जाओ सारे आ जाएंगे। उसके बाद से फार्मूला लगा दो। फार्मूला हमारा होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटू एच के बराबर। यहाँ से सबसे पहले ढूंढना होता है आपका माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग के लिए आप सबसे पहले यह काम करते हो, ध्यान रखना, आपको निकालना होता है n बाई टू। एन क्या भाई, तो हमारी बारंबारताओं का योग है, तो n बाई टू निकालो। n बाई टू निकालने के बाद जो मान आए वो संचयी बारंबारता में ढूंढो कहाँ है, तो हमें पता चला कि 11 और 29 के कहीं बीच में है, तो बीच में, तो उसका जस्ट अगला हमारा क्या आ रहा है, संचयी बारंबारता 29, तो 29 वाले का ही जो वर्ग समूह होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। अगर वो माध्यक वर्ग है तो L क्या है, तो माध्यक वर्ग की निचली सीमा तो 145 आ गया। CF क्या है, तो CF जो माध्यक वर्ग की बारंबारता आई होगी उसके ठीक पहले, तो इसके ठीक पहले हमारा क्या है 11, तो 11 क्या हो गया हमारा CF हो गया। उसके बाद F क्या भाई, तो माध्यक वर्ग का जो बारंबारता होगी, केवल बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं है, बारंबारता, वो हो गया 18। और H क्या है, तो H हमारा जो माध्यक वर्ग है उसका अंतराल है या माप है, बस मान उठा के रख दीजिए। मान रखने से जो आपका माध्यक आएगा कितना आएगा, 149.02 सेंटीमीटर के बराबर। और यही जो लड़कियां हैं इनका क्या कहलाएगा, माध्यक, माध्यक आपका या माध्यक ऊंचाई कहलाएगा। आई बात समझ में। इस तरीके से हम दिए गए वर्गीकृत आंकड़े का क्या ज्ञात कर पाते हैं, माध्यक ज्ञात कर पाते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। अब बात करते हैं हम उदाहरण नंबर 8 की। तो बेटा थोड़ा समय लीजिए, नोट करिए, अब फिर बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 8 की। तो उदाहरण 7 के बाद से अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 8 की। क्या कहता है उदाहरण नंबर 8 का, तो देखिए, और उदाहरण नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर आप बार बार एग्जाम में क्या कहते हैं, पूछे जाते हैं। क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। पहले ही दे रखा है, क्या दिया भाई, माध्यक। थोड़ा चलिए हल पे हम चलते हैं यहाँ पे और हल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। हल में क्या दिया, सर्वप्रथम दिया हुआ आपका माध्यक, क्या दिया भाई, माध्यक। अब माध्यक कितना दिया बेटा, तो यह दिया 525, एकदम क्लियर है। दूसरा, यदि बारंबारताओं का योग, साथ में क्या दिया है, बारंबारताओं का योग, तो बारंबारताओं का योग को क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं n। ये किसके बराबर दिया बेटा, 100 के बराबर। किसका मान पूछा है आपसे, x और y का मान पूछा है। कैसे करोगे, तो देखो बहुत आसान है, यह वर्ग अंतराल है और यह इनकी क्या है, बारंबारता है। एक काम करते हैं, हम थोड़ा इसे सेक कॉम के रूप में लिखते हैं। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए क्या कर रहे हैं भाई, सेक कॉम के रूप में लिख रहे हैं, से कॉम के रूप में। तो कैसे लिखोगे, इसे तुम लिखोगे 100 से कम, जाहिर सी बात है। इसे क्या लिखोगे, 200 से कम, इसे लिखोगे 300 से कम, इसे लिखोगे 400 से कम, इसे लिखोगे 500 से कम, इसे लिखोगे 600 से कम, इसे लिखोगे 700 से कम, इसे लिखोगे 800 से कम, इसे लिखोगे 900 से कम, और इसे लिखोगे 1000 से कम। ये बात आप लिखोगे। बारंबारताओं का योग कितना दिया है, तो बारंबारताओं का योग n का मान दिया है 100 के बराबर, ठीक है, इतना दे रखा है हमारा। अब आगे, अब हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। कितना होता है बेटा, देखिए ध्यान से, संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता हमारा क्या निकल के आ जाएगा, CF। और CF कितना आएगा देख लीजिए, कैसे निकालोगे CF भाई, तो मैंने कहा था कि CF क्या होता है, तो CF सदैव वही मान होता है, ध्यान सुनना, CF सदैव वही मान होता है जो बारंबारता की पहली मान होती है। तो यहाँ 2 है तो अभी 2, ठीक है। अगला कितना आएगा, तो अगला हमारा इसके इसमें जोड़ने से प्राप्त होता है, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7। अगला क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने से प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस x। इसका अगला क्या होगा, तो 12 7 19, 19 प्लस x। इसको इसमें जोड़ा जाएगा तो 9 7 16, और 1 1 2 1 3, तो 36 प्लस x। इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 56 प्लस x। अब इसे जोड़ेंगे तो क्या है भाई, ये आएगा 56 प्लस x प्लस, और क्या बेटा, 56 प्लस x प्लस y, इतना आएगा। उसके बाद से इसमें जोड़ोगे तो इसको जोड़ लो, तो 9 6 आपका हो गया 15 के 5, और 5 1 6, तो 65 प्लस x प्लस y। फिर इसमें जोड़ोगे तो यह हो जाएगा 7 5 12, 6 1 7,
प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 76 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर। तो यह हमारा कुल निकल के आ गया संचयी बारंबारता। अब आपको याद होगा कि संचयी बारंबारता का जो सबसे अंतिम वाला मान होता है वह बारंबारताओं के योग के क्या होता है, बराबर। अर्थात हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक यहाँ मान मिलेगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ये कहां से आया भाई, तो आप कह देना कि आंकड़ों से या संचयी बारंबारता से, संचयी बारंबारता से यहाँ से यह मान निकल के आ गया। तो यह हमारा एक समीकरण हो गया, हमने इसे कह दिया समीकरण नंबर 1। या थोड़ा सा और इसमें सुधार कर लो, 76 को उधर लेके जाओ तो x प्लस वाई यह हो जाएगा 100 माइनस 76, तो कितना निकल के आ जाएगा, तो x प्लस वाई का मान हमारा निकल के आ जाएगा आपका 4 और 9 में से 24। यह हो गया समीकरण नंबर 1। एक तो यह प्राप्त हो गया आपको, कोई दुविधा यहाँ पे, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब आगे ये हो गई हमारी एक समीकरण। अब दूसरा समीकरण यहाँ क्या कह रहा है सर, दूसरा कह रहा है कि माध्यक निकालो। तो माध्यक क्या होता है, अब माध्यक आप जानते हैं कि माध्यक बराबर हमारा जो निकल के आता है वह होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू एच के बराबर। ये तो आप अच्छे जानते हैं। अब आपको यहाँ मान निकालना है L का। अब L का मान निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पहले ये ध्यान से देख लो। सबसे पहले हमें चाहिए माध्यक वर्ग। क्या चाहिए बेटा, माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, तो हमने सिखाया था कि n/2 कर देना और उसके बाद से वो ढूंढना कि यहाँ कहाँ मिलेगा संचयी बारंबारता में, ठीक तो कहीं मिलेगा ही नहीं यार। इसके लिए कमाल की बात है, कमाल क्या दिया है, कह रहा है कि माध्यक 525 है, तो ढूंढिए इस वर्ग अंतराल में 525 कहाँ आएगा, तो 525 500 से 600 के बीच में आएगा। इसका मतलब 500 से 600 जो है यही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो माध्यक वर्ग आ गया 500 से कहां तक, 600। एल क्या हो गया, निचली सीमा, तो निचली सीमा कितनी आ गई, 500। कितनी बात समझ में आ रही है। अब बारी आती है हमारी सीएफ की बेटा, इसकी बात आती है सीएफ। सीएफ क्या कहता है, सीएफ कहता है कि माध्यक वर्ग से जो माध्यक वर्ग का, ध्यान से देखना, हमारा सीएफ का मान इसमें जो कहा जाता है वह कहा जाता है कि माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की क्या संचयी बारंबारता। तो यहाँ माध्यक वर्ग का जो संचयी बारंबारता है वो इतना है, देखो यही तो है, यही है। इसके ठीक पहले तो यह होगा, इसका मतलब यह आ गया 36 प्लस एक्स के बराबर। उसके बाद से भाई एफ क्या होता है हमारा, तो एफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी आ गई, 20। ये हमारा एफ हो गया, तो यहाँ पे आ गया 20। उसके बाद से क्या है एच, तो एच क्या है, तो एच वर्ग माप है, तो 100 में से 0 जाएगा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। वर्ग माप हमारा कितने का है, 100। तो यह बात हमको यहाँ से पता चल गई, मान उठा कर रखो। अब माध्यक, तो सबसे पहले माध्यक दिया हुआ कितना, 525, बोलो यहाँ हमने रख दिया 525। एल कितना है भाई, एल है 500, ये भी हो गया। n/2, तो n है आपका 100, तो यहाँ से n/2 कितना आएगा, तो 100/2 या कितना आएगा, 50। तो n/2 तो हमारा आ गया 50 माइनस CF। CF अभी हमने कितना लिया है, 36 प्लस एक्स के बराबर। और F कितना है भाई, F है 20 गुणे H कितना है, तो H हमारा जो है वो कितना है, 100। तो 20 से कम 20 और 20 बचे 100। और 500 को इधर लेके आओ बेटा, तो ये हो गया 525 माइनस 500, और यहाँ पे क्या होगा 50 माइनस 36 माइनस एक्स और गुणे कितना हो 5। ठीक है, हम इसको पहले घटाओ, तो 525 में से 500 जाएगा कितना हो जाएगा 25, ये होगा 50 में 36 जाएगा, देख लो कितना होगा, यहाँ 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 4 में से गया 14 माइनस एक्स और गुणे 5, 5 से कम 5 पचम 25, कितना आ गया बेटा, तो यहाँ आ गया 5 बराबर 14 माइनस एक्स। हम एक्स को इधर लेके जाते हैं, 5 को उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ एक्स बराबर हो गया 14 माइनस 5, तो एक्स का मान कितना निकल के आ गया, एक्स का मान निकल के आ गया 9 के बराबर। आई कहानी समझ में। अब इस एक्स का मान उठा कहाँ रख दिया जाए, समीकरण नंबर 1 में, तो हम लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक, एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा आपको, देयरफॉर यहाँ मिलेगा 9 प्लस वाई बराबर 24। तो y बराबर कितना हो गया बेटा, तो y बराबर हो गया 24 माइनस 9, कितना निकल के आया, तो यह आपका निकल के आ जाएगा
14 में से 9 गया 5 और ये आ गया 15। कितना आ गया भाई? 15 के बराबर। अर्थात x बराबर आ गया 9 और y का मान कितना निकल के आ गया? 15 के बराबर। और यही इस दिए गए प्रश्न का क्या होगा? हल होगा। तो हमें यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना था और हमने बड़े प्यार से x और y का मान क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। तो बेटा बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कहीं भी कंफ्यूजन होगा वीडियो को दोबारा रिमाइंड कर लीजिएगा और रिमाइंड करके क्या करिएगा? इसको पढ़िएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है यार, तो कम से कम अपने दोस्तों को साथ भी इसको शेयर करो और साथ में कम से कम एक लाइक का बटन तो बनता है यार, एक लाइक का बटन दबा दो। साथ में जो भी नए बच्चे आए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम के चैनल पे जाके बड़े भारत भाई ये सब सर्च मार के और वहां से चैनल को क्या कर लें? ज्वाइन कर लें। लीजिए समय थोड़ा सा नोट करिए। और इसके बाद का जो बिंदु एक आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि हर साल आपका या तो एमसीक्यू में या 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो उस चीज को खूब ध्यान से देखिएगा, नोट करिए इसे। चलिए अब जो आ रहा है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जितना स्टार देना हो दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। यह आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है बेटा? ये कह रहा है कि तीनों केंद्रीय प्रवृत्त के मापकों के बीच क्या करना है? संबंध ज्ञात करना है। तो इसको जितना स्टार देना दे दो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे कहानी क्या है, थोड़ा कहानी समझ लेना। कह रहा है कि किसी भी दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्त कैसे निकाला? केंद्रीय प्रवृत्त का मतलब क्या था? बीचों बीच का मान कैसे निकाला जाता है? तो यह निकालने के लिए हमने यहाँ पे 3 केंद्रीय प्रवृत्त पढ़े। कौन कौन से भाई? सबसे पहला जो हमने पढ़ा वह हमारा था माध्य। दूसरा हमारा जो था वह पढ़ा हमने बहुलक। और तीसरा हमने अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? वह पढ़ रहे हैं माध्यक। तो याद रखना, किसी भी दिए गए आंकड़ों का, वर्गीकृत आंकड़ों का उनके केंद्रीय माप ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से 3 हमारे पास प्रवृत्तियां हैं। पहला है माध्य, दूसरा बहुलक और तीसरा क्या है? माध्य। अब कह रहा है कि इन तीनों के बीच में संबंध क्या होता है? यह संबंध इतना महत्वपूर्ण है कि हर साल आपसे पूछा जाता है। तो चलिए संबंध को समझते हैं। और संबंध क्या होता है भाई? तो संबंध होता है 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक बराबर, आगे आपकी क्या होती है भाई? तो आगे होता है 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। 3 गुणे माध्यक बराबर होता है बहुलक गुणे बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। 3 गुणे माध्यक बराबर क्या होता है हमारा? तो बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। और यह जो हमारा निकल के आता है यही हमारे केंद्रीय प्रवृत्तियों के बीच में क्या है? संबंध है। और ये बहुत ज्यादा आपका क्या है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब इसके आधार पे किसी भी दिए गए आंकड़े का अगर बहुलक माध्य हो तो उसका माध्य ज्ञात कर सकते हो, या माध्यक बहुलक दिया हो तो उसका माध्य ज्ञात कर सकते हो, या माध्यक और माध्य दिया हो तो उसका बड़ी सरलता से क्या ज्ञात कर सकते हो? बहुलक ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? तो खूब ध्यान से पढ़िए, एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए और साथ ही साथ एग्जामिनेशन को खूब अच्छे से तैयारी करिए। इतने ढंग से तैयारी करिए कि इस बार तो भाई 70 to 70 आपका कहीं नहीं जाना चाहिए, एकदम पक्का निश्चित होना चाहिए। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, आपको आनंद भी आया होगा आज की क्लास में। और बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर 9 में मिलेंगे, जहां पे सांख्यिकी 14.3 के सारे प्रश्नों का क्या करेंगे? हल ज्ञात करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप इस क्लास को ठीक से देखिए, ठीक से इस लेक्चर को समझिए और अपने दोस्तों में क्या करिए? शेयर करिए, साथ में आप लाइक का बटन भी दबाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।